हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर डिस्कशन करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर में वन बाय वन डिस्कशन करेंगे जो कि एनटीए का फेवरेट टॉपिक है और हर शिफ्ट में वो टॉपिक एनटीए टच कर रहा है और उनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। किन्हीं किन्हीं शिफ्ट में तो उस टॉपिक से कंप्लीट एक पैसेज आ जा रहा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एंड 5 क्वेश्चंस उनसे डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं एंड ऑल्सो हायर एजुकेशन का वो पार्ट है। टॉपिक है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी। फटाफट टॉपिक एट ग्लांस पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल पॉइंट वाइज पढ़ने वाले हैं और कंसेप्ट भी पढ़ेंगे थोड़ा सा और साथ में पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। साथ ही बताते चलूं कि इस टॉपिक के ऊपर में ऑलरेडी मैंने 2 सेशन लिया है जिसमें कंप्लीट मैंने कुछ 40 क्वेश्चंस करा दिए हैं, कंसेप्ट भी बताया हुआ है। तो एक बार आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाना, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लोर करके बता दे रही हूँ ताकि आपकी रिविजन जो है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाए। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जैसे ही आप गैरडा बाय शेफाली पे जाकर के क्लिक करोगे, आपको हायर एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाना है। हायर एजुकेशन की कंप्लीट मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है। वहां पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर में 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने कराए हैं, बिल्कुल रैपिड फायर मोड में कराया है। ये कुछ 54 मिनट का सेशन है क्योंकि उसमें कुछ कंसेप्ट भी मैंने डील किया हुआ है, तो आप इसको 2x की स्पीड पे बढ़ा के देख सकते हैं। इसके बाद एक और मैंने लेक्चर लिया हुआ है सेम टॉपिक के ऊपर में जिसमें मैंने फर्दर कुछ एडिशनल क्वेश्चंस कराए हैं। ये कुछ आधे घंटे का सेशन है। इन दोनों सेशन को जरूर से देख लेना। स्पीड को 2x करके देखना, इट मींस कि बढ़ा करके देखना। और आज का जो सेशन ले रहे हैं हम, तो वो आप उसको तो देख ही रहे हो, मतलब कंप्लीटली। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फटाफट से। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि एनटीए इससे सवाल लगातार हर शिफ्ट में पूछ रही है और इस टॉपिक के साथ में आपका एक टॉपिक जो है मूक, इससे भी एनटीए सवाल पूछ रही है, प्लस स्वयं से भी सवाल पूछ रही है। तो मैं इनको भी टॉपिक्स को कवर कराने वाली हूँ, लेकिन इस वीडियो में जो मेन फोकस रहेगा हमारा इस पे रहेगा। साथ में 2-3 टॉपिक और हैं आपके, जैसे कि एनआईआरएफ की रैंकिंग वगैरह बात करें। ये कुछ 3-4 टॉपिक है जो मैं सेपरेट वीडियो में कुछ देर बाद उसके ऊपर भी मैं लेक्चर ले लूंगी। सो मेक श्योर कि आप जुड़ जाइएगा हमसे ताकि वो लेक्चर भी आप मिस ना करो। सोशल मीडिया हैंडल्स देख लो। इस पर्टिकुलर वीडियो की जो लिंक है मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी। इट मीन्स कि टेलीग्राम के इस चैनल पे कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या अपडेट्स होती है तो मैं यहाँ पे आपको अपडेट कर देती हूँ। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। बाइक की लाइक शेयर सब्सक्राइब आप सभी लोग तो करते ही हो, नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करोगे तो ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। साथ ही बताते चले कि यूजीसी नेट जो भी नोटिफिकेशन ऑफिशियली रिलीज करती है उसे मैं यहाँ पे अपने चैनल पे शेयर करती हूँ। सो फटाफट से समझते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले 29 जुलाई, बिल्कुल मैं कंसेप्ट आपको बताऊंगी, बाकी चीजें आप चाहो तो रीड कर लेना बाद में, बट सिर्फ कंसेप्ट पढ़ेंगे। हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको कोई समस्या ना हो, इंग्लिश और हिंदी का कुछ प्रॉब्लम ना हो। बाय लैंग्वेज में बिल्कुल चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। सो जो डेट्स है वो उनको ध्यान में रखिए। 29 जुलाई 2020, ये एक डेट आपको याद में रखनी है कि ये जो पॉलिसी थी वो अप्रूव हुई किनके द्वारा, यूनियन कैबिनेट यानी कि सेंट्रल मिनिस्ट्री के द्वारा। ये न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अप्रूव हुई थी कब, 29 जुलाई 2020। ये ट्रांसफॉर्मेशनल था, मतलब कि परिवर्तन आया। स्कूल और हायर एजुकेशन सिस्टम में हमारे देश में बहुत चेंज हुआ। किसमें चेंज हुआ? स्कूल में चेंज हुआ और हायर एजुकेशन, स्कूल में और हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा स्तर की बात हो रही है, वहां पे चेंजेस हुआ। तो सिर्फ आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। कुछ 34 साल के बाद में ये परिवर्तन देखने को मिला था, 21वीं सदी में ये परिवर्तन था। इसके पहले तक जो पॉलिसी हम लोग फॉलो कर रहे थे वो कौन सी फॉलो कर रहे थे? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, एनपीई फॉलो कर रहे थे, जो कि 1986 में बनी थी। 1986 के बाद में कोई भी नई पॉलिसी नहीं बनी, संशोधन काफी हुआ था और संशोधन होना अलग बात है, लेकिन जो एक मेन पिलर था वो हमारा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो 1986 में बनी थी। तो लगभग 34 साल के बाद में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा विकास या बड़ा स्टेप या बड़ा संशोधन, बड़ा इनिशिएटिव लिया गया। फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाज रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसी पॉलिसी के तहत में जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी था, यानी कि एमएचआरडी का जो नाम था उसको चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं फैक्चुअल, वो मैं यहाँ पे आपको स्पेशली अलग से मेंशन करते हुए चल रही हूँ। यहाँ से अगर हाइलाइटर मिल जाता तो थोड़ा सा और आसान रहता। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इसका जो नाम था वो चेंज होके क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये चेंज हो गया।
टोटल 34 ईयर्स के बाद में ये चेंजेस आया था क्या, और इसके पहले कौन सी पॉलिसी हम लोग फॉलो कर रहे थे, 1986 वाली कौन सी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये वाली पॉलिसी हम लोग फॉलो कर रहे थे। कब ये संशोधन हुआ था, 29 जुलाई 2020 को ये एक्सेप्ट हुआ था। थोड़ा सा आगे बढ़िए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेमवर्क क्या है। 1986 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, इनको मॉडिफाई किया गया था 1992 में, फर्दर 1992 में मॉडिफाई किया गया था, लेकिन जो मेन बेसिक चल रहा था वो यही चल रही थी। ठीक है, फिर इनमें काफी सारा संशोधन हुआ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो बन के आई थी, इसमें बहुत सारे लोगों के सजेशन, राय इसमें इन्वॉल्व किया गया था। लगभग 2.5 2.5 लाख ग्राम पंचायत के इसमें जो बोल सकते हो राय या उनसे सजेशन लिया गया। लगभग 6600 ब्लॉक्स से सजेशन लिया गया, 600 यूएलबी से लिया गया, 676 डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल थे। ये फैक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर पैसेज में पूछ लेगा तो आपके लिए थोड़ा सा सहूलियत रहेगा, आपको थोड़ा सी चीजें पहले से पता रहेगी। फ्रॉम जनवरी 2015 MHRD इनिशिएटेड अनप्रेसिडेंटेड कोलैबोरेटिव इंक्लूजन हाईली पार्टिसिपेटरी कंसल्टेशन प्रोसेस। चले, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोलैबोरेशन की बात हो रही है यहाँ पे, इंक्लूजन की बात हो रही है, मतलब समग्र विकास की बात हो रही है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, सभी का विकास होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और इसी वजह से इसका जो कंसल्टेशन प्रोसेस था उसमें इतने सारे लोगों को ऐड किया गया था। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़िए, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि कमिटी फॉर इवोल्यूशन की बात हो रही है। मतलब इवोल्यूशन का मतलब ये कि किस तरीके से विस्तार हो रहा है उसकी बात हो रही है। तो एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये जो आई, तो इसमें इनके जो चेयरमैन थे वो लेट श्री TSR सुब्रमण्यन जी थे। ये फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी भी रह चुके थे। इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी, कब, 2016 में। तो श्री TSR सुब्रमण्यम जी, इनके चेयरमैनशिप के अंदर में ये जो पॉलिसी थी, इसके कमिटी का गठन हुआ था 2016 में। और इसीलिए इनका नाम इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2016 में जब इन्होंने इस पॉलिसी को ड्राफ्ट किया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 2016 में, तो बहुत सारे पॉइंट्स जो इन्होंने रेज किए थे, बोले थे, बताए थे, जो उनकी रिपोर्ट में लिखी गए हुए थे, उनको एज अ इनपुट लिया गया। इस 2020 जो पॉलिसी आई है उसमें उनको इनकॉर्पोरेट किया गया था। इस वजह से इनका नाम यहाँ में इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जो 2020 की पॉलिसी बनी हुई थी उनके जो चेयरमैन थे वो अलग थे। तो बहरहाल जो आपको याद रखना है वो ये कि कमिटी फॉर इवोल्यूशन की बात हो रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ श्री TSR सुब्रमण्यन जी। ये फॉर्मर सेक्रेटरी थे। सबमिटेड, इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की कब, 2016 में। और some inputs for the draft new education policy 2016 are prepared by ministry which is based on this report. So basically कहने का मतलब ये है कि सुब्रमण्यन साहब जी ने जो जो पॉइंट्स इसमें लिखे थे, बहुत सारे पॉइंट्स को उनको लिया गया जब फाइनल रिपोर्टिंग ड्राफ्ट करी जा रही थी। आगे 2017 में भी एक कमिटी का गठन हुआ था फॉर the draft national education policy was constituted under chairmanship of scientist डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी। 2017 में वापस से एक कमिटी का पुनर्गठन हुआ। ये नाम आपको याद रखना है। 2017 में जो कमिटी का गठन हुआ था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब ड्राफ्ट की जा रही थी, तो वो किनके चेयरमैनशिप के अंदर में थी, वो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी की चेयरमैनशिप के अंदर में थी। फिर 31 मई 2019 को ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 वॉज सबमिटेड। सबमिट किया गया फाइनली किनको, ऑनरेबल HRD मिनिस्ट्री को सबमिट किया गया। अभी तक जो नाम था संशोधन नहीं हुआ था क्योंकि इस पॉलिसी के एक्सेप्टेंस के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम चेंज हुआ। इस वजह से यहाँ पे आपको HRD नाम लिखा हुआ दिख रहा है। और फाइनली इसको MHRD के वेबसाइट पे अपलोड किया गया। वहां पे एक सेक्शन होता है, माई गवर्नमेंट इनोवेट करके एक सेक्शन होता है, एक पोर्टल है। यहाँ पे इसलिए अपलोड किया जाता है किसी भी पॉलिसी को या किसी भी कभी भी कोई कमिटी ड्राफ्ट करती है ताकि वो लोगों से, आम जनता से कोई सजेशन ले सके। जो बड़े बड़े कॉलेजेस के प्रोफेसर होते हैं, एसोसिएट्स होते हैं, स्पेसिफिक फील्ड के वो एक्सपर्टाइज होते हैं, उनके कॉमेंट्स के लिए स्टेक होल्डर्स ताकि अपनी राय वहां पे रख सके, इंक्लूडिंग पब्लिक, क्योंकि हम एक लोकतंत्र देश से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारी राय भी
उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे दो नाम जो था वो निकल के आया। पहला नाम क्या है? पहला नाम है सुब्रमण्यन जी का नाम है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके पॉइंट्स काफी लिए गए थे 2016 में, जिन्होंने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर में कमिटी बनाई थी। बाद में क्योंकि इनका देहांत हो गया था, तो फिर बाद में क्या हुआ कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी के चेयरमैनशिप के अंदर में नई एजुकेशन पॉलिसी का गठन हुआ और इनके पॉइंट्स को काफी ज्यादा इंक्लूड किया गया हुआ था, सजेशन कमेंट्स लिए गए। और यहाँ पे माई जीओबी इनोवेटिव, ये इनोवेट एक सेक्शन है जिस पे अपलोड किया गया। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़िए। आगे बढ़ने की श्रृंखला में यहाँ पे, क्योंकि देखिए आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी ये बेसिकली दो सेगमेंट्स में थी। एक तो स्कूल के लिए था और दूसरा हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने काफी सारे पॉइंट्स पे काम किया है और नई चीजें लेके आए हैं। तो वन बाय वन समझेंगे। पहले समझेंगे कि स्कूल एजुकेशन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया गया था। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर रही हूँ ताकि आप थोड़ा चीजें क्लियर देख सको। मैं बोल भी रही हूँ ताकि अगर इनकेस आपको ना दिखे या ना समझ में आए तो मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ, आप कनेक्ट कर पाएंगे उससे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो यूनिवर्सल असेसमेंट की बात हुई कि जो प्री प्राइमरी स्कूल है, मतलब प्राइमरी स्कूल से लेकर के ग्रेड 12 तक में सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए 100%, मतलब 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए। इसी को बोलते हैं क्या? GER। तो 100% GER होना चाहिए स्कूल एजुकेशन में। स्कूली शिक्षा की बात हो रही है 2030 तक, मतलब 2030 तक प्री प्राइमरी स्कूल की बात हो रही है। प्री प्राइमरी स्कूल का मतलब प्राइमरी स्कूल के, मतलब क्लास 5 के पहले की बात हो रही है, ठीक है। क्लास 5 के पहले पहले की बात हुई है। प्री प्राइमरी स्कूल टू ग्रेड 12 तक हमें GER 100% अचीव करना है 2030 तक। ये आपको टाइमलाइन थोड़ा सा याद रखना होगा। फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन फॉर ऑल कर दिया गया। शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए। 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक सभी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। ये टारगेट हम अचीव करने वाले हैं 2025 तक। उसके बाद में इन्होंने 10+2 के कंसेप्ट को रिप्लेस कर दिया 5+3+3+4 के कंसेप्ट से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चन कम से कम अभी तक 2021 की बात करें एग्जामिनेशन की तो कई शिफ्ट में पूछा जा चुका है। आफ्टर 5 years इन प्री प्राइमरी स्टूडेंट टू एम एट इनहांस्ड स्किल्स इन न्यू पेडागोजिकल सिस्टम। चलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था ये कि 10+2 को रिप्लेस कर दिया गया 5+3+3+4 से। नेशनल मिशन की बात करें, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरेसी की बात हो रही है, उसमें अर्ली लैंग्वेज पे फोकस किया गया, मैथमेटिकल स्किल्स पे फोकस किया गया ग्रेड 1 से 3 तक, और ये टारगेट हमें अचीव करना है 2025 तक। मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज की बात बोली गई कि जो हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कक्षा 5 तक, प्रिफरेबल टिल 8, अगर संभव हो तो कक्षा 8 तक संभव हो तो आप करिए। होम लैंग्वेज में हमें अपनी शिक्षा, हमें होम लैंग्वेज में ही या मदर टंग में ही बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करनी है क्लास 5 तक, या प्रिफरेबल है अगर आप क्लास 8 तक भी करा सके। एग्जामिनेशन में रिफॉर्म किया गया, बोर्ड एग्जामिनेशन टू बी ब्रोकन इनटू 2 टू टेस्ट कोर कैपेबिलिटी, स्टूडेंट्स की कोर कैपेबिलिटीज को बोर्ड एग्जाम को 2 भागों में भी डिवाइड किया गया। ठीक, तो ये इतना डीप पे तो नहीं, लेकिन जो फैक्ट बेस्ड है उनको हम देख लेते हैं। न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर परख को भी लॉन्च किया गया। स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी फॉर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स पैन इंडिया, असेसमेंट करने के लिए जो आपकी टेस्ट वेस्ट होते हैं उनका एनालिसिस करने के लिए परख का गठन किया गया। और थोड़ा सा आगे बढ़े, इसमें इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है कि डिस्पाइट आप लड़की हैं, डिस्पाइट आपका सोशल कल्चर क्या है, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। इक्विटी की बात हो रही है, समानता की बात हो रही है। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समग्र शिक्षा की बात हो रही है, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। फिर आगे बात करें टीचर्स के रिक्रूटमेंट पे और करियर पाथ के ऊपर भी, मतलब शिक्षकों के लिए भी इसमें इनिशिएटिव लिया गया था। तो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स का फुल फॉर्म देख लो, इंपॉर्टेंट है, NPST, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स टू बी डेवलप्ड। इसको डेवलप किया जाएगा 2022 तक फॉर टीचर्स, ठीक है, ताकि हम अच्छे से अच्छे शिक्षकों की भर्ती कर सके और उनका जो है गठन जो है प्रॉपर अच्छा, हम क्योंकि अच्छे शिक्षक रहेंगे तो ही वो अच्छी शिक्षा का भी ऑर्गेनाइज कर पाएंगे और दे पाएंगे। आगे देखिए, स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रीडेशन फॉर स्कूल एजुकेशन। एक्रीडेशन मतलब मान्यता प्राप्त कराना, तो स्टेट स्कूल के स्टैंडर्ड अथॉरिटी जितने भी स्टेट लेवल पे, यूनियन टेरिटरीज लेवल पे स्कूल हैं
तो उनको जो भी मान्यता प्रदान करनी है और कुछ स्टैंडर्ड सेट किए जाने हैं, उनमें भी कुछ संशोधन हुए। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो एक और इंपॉर्टेंट है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा नीचे है, मैं पढ़ दे रही हूँ। वोकेशनल एजुकेशन की बात हो रही है कि 50% स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिलना चाहिए, एटलीस्ट वोकेशनल एजुकेशन मिलनी चाहिए। कितना? 2025 तक 50% स्टूडेंट्स को वोकेशनल एजुकेशन मिलना चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब कि उनकी शिक्षा के साथ साथ में उनके कौशलता संबंधी भी उनका विकास होना चाहिए, उनको स्किल डेवलप करना चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन में आप प्रोफेशनलिज्म की बात करते हो, प्रोफेशनलिज्म में जब आपको नौकरी मिलनी है, कैसे आपको चीजें आगे करनी है, वो सारी चीजें आपकी वोकेशनल एजुकेशन के अंदर में आती हैं। इन सारी चीजों को हम पॉइंट वाइज आगे भी डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो जीईआर की बात हो रही है 100%, जैसा कि मैंने आपको बताया 2030 तक प्री स्कूल से लेकर के सेकेंडरी स्कूल लेवल तक। फिर जीईआर इन हायर एजुकेशन की अगर बात हो रही है, देखिए ये स्कूल एजुकेशन की बात हो रही है, 2030 तक हमें 100% अचीव करना है। लेकिन अगर हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो हम उसको रेज करने की बात कर रहे हैं एटलीस्ट 50% तक 2035 तक। तो उसको ध्यान रखिएगा, इन दोनों में अंतर है। स्कूल एजुकेशन में ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को 100% तक करना चाहते हैं 2030 तक, लेकिन हायर एजुकेशन मैंने आपको बताया कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, दो पार्ट में है। स्कूल के लिए है, फिर उसके बाद में हायर एजुकेशन के लिए है। हायर एजुकेशन माने उच्च शिक्षा के लिए है। तो उच्च शिक्षा के लिए हमारा जो टारगेट है वो ये कि हम 50% तक अपने टारगेट को बढ़ाना चाहते हैं 2035 तक। 3.5 करोड़ के आसपास हमें सीट्स को ऐड करनी है हायर एजुकेशन के अंदर में। कोई भी रिजिड सेपरेशन नहीं होना चाहिए एकेडमिक स्ट्रीम्स के अंदर में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में या वोकेशनल स्ट्रीम्स में स्कूल में कोई भी हम ऐसा रिजिड, हम मतलब कठिन या ऐसा कुछ भी हम सेपरेट नहीं करेंगे। आप किस भी स्ट्रीम से बिलोंग कर रहे हो, डिस्पाइट ऐसा नहीं कि आप आर्ट्स से हो तो आपको कम प्रेफरेंस मिलेगी, कॉमर्स से हो तो ज्यादा मिलेगी, मैनेजमेंट से हो तो और भी ज्यादा मिलेगी, या अगर आप इंजीनियरिंग के हो तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी सेपरेशन नहीं करना है, सबको इक्वल शिक्षा की बात हो रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल ब्रिंग 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक इनटू द मेन स्ट्रीम। यहां पे बोला जा रहा है कि लगभग 2 करोड़ के आसपास ऐसे बच्चे जो कि मेन स्ट्रीम मतलब शिक्षा के मुख्य धारा से बाहर हो चुके हैं, उनको लेके आना है शिक्षा की मुख्य धारा के अंदर में, मतलब उनको शिक्षा प्रोवाइड करनी है। वोकेशनल एजुकेशन की बात हो रही है, काफी इंपॉर्टेंट है गाइज ये वाला पॉइंट। वोकेशनल एजुकेशन क्लास 6 विद इंटर्नशिप। वोकेशनल एजुकेशन को स्टार्ट कर देना हमें कक्षा 6 से, और इंटर्नशिप के साथ में आप उसको स्टार्ट करिए, मतलब कि आप उनको छोटी छोटी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करिए, इंटर्नशिप कराइए। क्लास 6 से ही आप वोकेशनल एजुकेशन को स्टार्ट कर दीजिए। आगे यहाँ पे 5+3+3+4 का करिकुलम जो है उसको लाया गया, 10+2 को रिप्लेस कर दिया गया विद 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, इसको रिप्लेस करके 5+3 इसको लाया गया। 3 ईयर्स ऑफ आंगनबाड़ी प्री स्कूलिंग को लाया गया, मतलब कि हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको 3 साल का प्री स्कूलिंग हम देंगे, है ना। या तो आप प्री स्कूलिंग कह लें या आंगनबाड़ी कह लें, दोनों एक ही शब्द है। टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 इन मदर लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज, ये मैं आपको बता चुकी हूं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे यही सेम चीज है जो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में लिखा है, डिस्कशन आप कर सकते हो। 14 से 18 ईयर्स के लिए भी यहाँ पे कुछ चीजें हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो करंट सिस्टम चल रहा है 10+2 का, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा इसे 5+3+3+4 से, करिस्पॉन्डिंग टू एजेस। तो 3 है, 8 से 11 वर्ष है, 11 से 14 वर्ष है, एंड 14 से 18 वर्ष ईयर्स है रिस्पेक्टिवली। मतलब कि अगर हम 5 ईयर्स की बात करें तो 3 से 8 वर्ष के स्टूडेंट्स को 5 ईयर तक, 8 से 11 फिर 3 ईयर तक, 11 से 14 तक को 3 साल तक, और 14 साल से लेकर के 18 साल तक हम 4, मतलब इस करिकुलर स्ट्रक्चर से आप, मतलब इसको आप ऐसे रिलेट कर लेना। कक्षा मतलब जब कोई बच्चा 3 वर्ष से 8 वर्ष तक है तो उसकी स्कूलिंग यहाँ पे 5 साल तक रहेगी, 8 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक 3 साल तक रहेगी, 11 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक अगेन 3 साल तक रहेगा, और 14 साल से लेकर के 18 साल तक अगेन उनकी स्कूलिंग 4 साल तक रहेगी। तो 14 to 18 ईयर्स, इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हो। फिर 100% का हमने ग्रॉस एनरोलमेंट की बात की 2030 तक, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अंडर द स्कूल करिकुलम दिस न्यू सिस्टम विल ब्रिंग एन अनकवर्ड एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 ईयर्स, 3 to 6 ईयर्स जो कि अनकवर्ड है उनको कवर किया गया। और कुछ और भी चीजें हैं इसमें, इसको देख लीजिए। न्यू पॉलिसी एम्फसाइजेस फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
ये मैंने आपको बता दिया। फ्रॉम क्लास 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन शुरू हो जाएगा इंटर्नशिप के फॉर्म में, ये भी मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा और मैं चीजें देख रही हूँ कि क्या कुछ चीजें छूटी हुई हैं इसमें। असेसमेंट रिफॉर्म्स विद होलिस्टिक प्रोग्राम की बात हो रही है। होलिस्टिक मतलब समग्र की बात हो रही है, समग्र विकास की बात हो रही है। समग्र विकास कार्ड, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 360 डिग्री एंड फॉर अचीविंग, मतलब कि असेसमेंट में भी रिफॉर्म किया गया, मतलब कि जो आपका टेस्ट वेस्ट होता है उसकी बात हो रही है, उसमें भी संशोधन हुआ। अचीविंग लर्निंग आउटकम्स एंड प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स विल बी ट्रैक, ताकि स्टूडेंट्स का जो है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के थ्रू में उनकी 360 डिग्री कंप्लीट परफॉर्मेंस के बारे में ट्रैक किया जा सके। और परख का भी यहाँ पे क्या हुआ, गठन हुआ, जो हमने अभी पीछे पढ़ा। एनसीटीई इन कंसल्टेशन विद एनसीईआरटी will formulate a new comprehensive national curriculum framework for teacher education। एंड ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसका फुल फॉर्म देख लेना। तो एनसीटी ने कंसल्टेशन किया किसके साथ में, एनसीईआरटी के साथ में किया, और किसका गठन किया, एनसीएफटीई 2021 का गठन किया। इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एनसीएफटी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। द मिनिमम डिग्री ऑफ qualification for teaching will be 4-year integrated BEd डिग्री बाय 2030 तक। 2030 तक बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में एटलीस्ट मिनिमम आपके पास में बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तब तो आप कहीं जा करके पढ़ा पाओगे। ये बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन है टीचिंग का। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हायर एजुकेशन के फैक्ट्स। अभी तक आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा स्कूल वाला पढ़ लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, हायर एजुकेशन का पढ़ लो। हायर एजुकेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो की बात हो रही है कि हम 50% तक रेस करना चाहते हैं। कब तक, 2035 तक। 3.5 करोड़ के आसपास सीट्स हमें और ऐड करनी है हायर एजुकेशन के अंदर में। जो हायर एजुकेशन का करिकुलम है, करिकुलम का मतलब यहाँ पे जो भी हम विषय वस्तु की बात हो रही है, या जो आप का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए उसकी बात हो रही है, मतलब बेसिकली आपके पाठ्यक्रम की बात हो रही है कि आप क्या पढ़ोगे, उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल किया गया। स्टूडेंट्स को भी थोड़ी सी सहूलियत दी गई कि वो अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। एंट्री एंड एग्जिट अलाउ किए गए। रेलिवेंट सर्टिफिकेशन कोर्स स्टार्ट किया गया टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स के ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर में काम हो। आप क्रेडिट्स का ट्रांसफॉर्मेशन क्या, आपके एमबीए की डिग्री आपको मिली होगी तो आपके मार्क्स वहां पे आपको क्रेडिट्स के फॉर्म में दिखते होंगे, उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के अंदर में। इस वजह से इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, क्या, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। आप अपने क्रेडिट्स को ट्रांसफर कर सकते हो अगर आप फॉरेन में पढ़ना चाहते हो, बाहर कहीं पे भी, तो इससे आपको काफी सहूलियत हो जाती है क्योंकि यहाँ का परसेंटेज जरूरी नहीं है कि वहां पे भी इसी हिसाब से फॉलो करता हो। आगे क्या है, रिसर्च कल्चर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए रिसर्च को और रिसर्च कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए भी यहाँ पे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया गया और इसको बना दी गई एपेक्स बॉडी। क्या है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को क्रिएट किया गया, एनआरएफ को क्रिएट किया गया। ठीक है, थोड़ा सा और आगे देखते हैं क्या है, हायर एजुकेशन कमिटी ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म याद इंपॉर्टेंट है थोड़ा, विल बी सेटअप फॉर इंटायर हायर एजुकेशन। मतलब हायर एजुकेशन को कौन देखेगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगी। इनका मतलब उच्च शिक्षा का मतलब सिर्फ इस कमीशन से रहेगा, बाकी सब लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। इसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन को, यानी कि लॉ की पढ़ाई को और जो एमबीबीएस करते हैं उनको ऐड नहीं किया जाएगा। बाकी सभी जो भी शिक्षा है वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर में आएगी, रेगुलेट की जाएगी। एक ही अम्ब्रेला, मतलब एक ही सिंगल ओवरआर्किंग अम्ब्रेला बॉडी के अंदर में जितनी भी पढ़ाई या कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज, सब को कौन देखेगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगी। आगे क्या है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल हैव 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल। इनमें 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स हैं, 4 हैं। ठीक है, इसके अंदर में क्या क्या है, पहला क्या है, NHREC, पहला है NHERC, दूसरा क्या है GEC, मैं यहां पे लिख दे रही हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, और तीसरा है HEGC, और चौथा है NAC। ठीक है, अब इनके अपने अपने फुल फॉर्म है जो आपको पता होना चाहिए। GEC का तो पहले ये पढ़ लो, NHERC, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल फॉर रेगुलेशन। GEC का फुल फॉर्म है जनरल एजुकेशन काउंसिल। HEGC का फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, और NAC नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल फॉर एक्रेडिशन। ठीक है, ये सब के अलग अलग है। जैसे कि बात करें NHERC का क्या काम है, वो रेगुलेशन
रेगुलेशन करेगी, मतलब ये कंट्रोल करने का काम करेगी, नियम कानून ये सारी चीजें। डीईसी का क्या काम है, ये स्टैंडर्ड को सेट करेगी, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए कॉलेज का, है ना, यूनिवर्सिटीज का क्या चीजें होनी चाहिए। और एचईडीसी क्या है, इनका काम फंडिंग का रहेगा, ठीक है। तो अलग अलग सेगमेंट्स बना दिए ना भाई, आप काम डिवाइड कर दोगे तो उसको देखना इजी हो जाएगा। नैक का काम क्या है, मान्यता देना, एक्रेडिटेशन देना, ये सब किसके अंदर में है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर में। गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आगे देखिए 15 इयर्स क्या है, इन 15 इयर्स एफिलिएशन सिस्टम टू बी फेज्ड आउट विद ग्रेड ऑटोनॉमी ऑफ कॉलेज। हर 15 साल में जो एफिलिएशन सिस्टम है उसको ग्रेड आउट किया जाएगा या फेज आउट किया जाएगा, और कॉलेज को ऑटोनॉमस प्रदान कर दिया जाएगा। थोड़ी सी ऑटोनॉमी का मतलब स्वायत्त, मतलब कि आप अपने थोड़ा सा उनको अलग रिलैक्सेशन दिया जाएगा 15 इयर्स में आने वाले। अब देखिए कुछ और भी फैक्ट है इसके अंदर में, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल एम्फेसाइज इन सेटिंग ऑफ जेंडर इंक्लूजन फंड। आपको सिर्फ जो जो इंपॉर्टेंट है वो आप देखिए, नाम यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको सिर्फ उतना देखना है। देखिए क्या इंपॉर्टेंट इसमें, जेंडर इंक्लूजन फंड इंपॉर्टेंट है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक क्या बोल सकते हो कि एक इनिशिएटिव है। और जो स्पेशल एजुकेशन जोन है, किनके लिए, जो डिसएडवांटेज लोग हैं, जो गरीब हैं या ऐसे रीजन्स में रहते हैं जहां पे शिक्षा नहीं है, ऐसे ग्रुप्स के लिए, तो जेंडर इंक्लूजन फंड को लाया गया। टू इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर, देखिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ पे किया जा रहा है कि भाई पब्लिक भी इन्वेस्टमेंट करे किसके अंदर में, एजुकेशन सेक्टर में, टू रीच 6% ऑफ जीडीपी, ताकि जीडीपी का जो 6% है वो हम वहां तक पहुंच सके। टू रीच 6% ऑफ जीडीपी एट द अर्लीस्ट, एंड फॉर दिस बोथ सेंटर एंड स्टेट विल वर्क टुगेदर। कौन, सेंटर और स्टेट दोनों साथ में मिलकर काम करेगी, और एजुकेशन सेक्टर में हम टोटल 6% जो है इन्वेस्टमेंट करने की बात बोल रहे हैं। स्कूल में और हायर एजुकेशन दोनों में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करेगी, हिंदी अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं को, मल्टीलिंगुअल मतलब कई तरीके की भाषाओं को प्रमोट करने की बात बोली जा रही है। और वो भाषा कौन कौन सी हो सकती है, देयरफॉर द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन, प्रकृत एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन टू बी सेटअप, ठीक है। तो इसका गठन होगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में। होपिंग की सारी जो पॉलिसीज हैं वो हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करेगी, एजुकेशनल इकोसिस्टम को बूस्ट करेगी। यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपके लगातार जो है एनटीए पूछ रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। सो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, एंड जो मैंने आपको 40 क्वेश्चंस कराए हैं वो 40 क्वेश्चंस को देख लेना, आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मेरी 100% गारंटी है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन सच में अच्छा लगा, जेन्युइनली अच्छा लगा, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। मैं यहाँ पे रोज एग्जामिनेशन पेपर का एनालिसिस कर रही हूँ और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं पढ़ा रही हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो जरूर से इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा। मैं सभी के कॉमेंट्स को पढ़ती हूँ, रिप्लाई करती हूँ। आई होप कि ये सेशन आपने एंजॉय किया होगा। अपना ख्याल रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गेट सक्सेस एंड टाटा।